इस वीडियो में जो हम सेक्शन 3 से लेकर 8 तक देखेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास सेक्शन है वो कस्टमर की ड्यूटी है। जो हमने पिछली जो वीडियो के अंदर ऑब्लिगेशन को देखा था, कस्टमर की इसमें 3 ड्यूटीज़ बताई है। पहली ड्यूटी ये है कस्टमर की कि वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करे। अब ऑब्लिगेशन क्या होता है हमने इसे पिछली वीडियो में डिटेल कर लिया। सिंपल याद रखें, उसकी सिंपल ऑब्लिगेशन ये है कि जो उसने बैंक से उधार लिया उसको वापस करने की जो जिम्मेदारी है ये कहलाती है उसकी ड्यूटी। ऑब्लिगेशन कह लें, और इसे आप इसी ऑब्लिगेशन को कहोगे कि कस्टमर की ड्यूटी है। दूसरी उसकी ड्यूटी ये है कि अब कस्टमर ने लोन वापस करना था। अब उसे लोन वापस करना था 10 तारीख को 5वें महीने की, अब वो वापस कर रहा है 20 तारीख को। अब 10 दिन उसने एक्स्ट्रा पैसों को यूज़ किया है, तो उस 10 दिन के लिए उसको हर दिन के हिसाब से, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्पेसिफाई करे, उसको हर दिन के हिसाब से फ़ाइन पड़ेगा। ये भी उसकी क्या ड्यूटी है कि वो फ़ाइन को पे करे। तीसरी नंबर पे अदालत ने उसके खिलाफ, कस्टमर के खिलाफ कोई डिग्री जारी की कि जनाब आपने पैसे देने हैं कंपनी को, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। वो जितने दिन लेट करेगा वो पैसे, उस हिसाब से भी उसको अंडर सबसेक्शन 2 पैसे पड़ेंगे। तो उसकी ड्यूटी है तीनों की चीज़ें कि उसने पैसा किसको देना है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। हमारा सेक्शन 4 है, वो कहता है कि जो ये लॉ है ये ओवरराइड करेगा, कि इस लॉ का इफेक्ट ऐसे है कि इससे पहले या इसके बाद जितने भी लॉज बनेंगे वो इसके मुकाबले में मनसूख तस्वर होंगे। ये जो लॉ है हमारा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर्डिनेंस 2001, रिकवरी ऑफ फिनांस आर्डिनेंस जिससे कहते हैं 2001, ये आपका सबसे सुपीरियर लॉ समझा जाएगा। इसके आगे जो भी लॉ आएगा वो ख़त्म, फिनिश। अगला 5वां इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंकिंग कोड। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पेपर में भी इसका ज़्यादा लग सकता है। अच्छा, बैंकिंग कोड को इस्टेब्लिश कैसे किया जाएगा? याद रखें, जो ये वाली बैंकिंग कोड है जिसकी हम इस्टेब्लिशमेंट पढ़ रहे हैं, ये 10 करोड़ यानी 100 मिलियन से नीचे वाला केस सुन सकती है, ऊपर वाला नहीं। सबसे पहली चीज़ इसे फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। फेडरल गवर्नमेंट इसे बनाएगी और इसके जजेस को कौन अपॉइंट करेगा? फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। पर किसकी कंसल्टेशन के साथ? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जिस सूबे में बैंकिंग कोड इस्टेब्लिश की जाएगी उसके चीफ जस्टिस के, उस सूबे की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के साथ बैंकिंग जज को हायर किया जाएगा। अब बैंकिंग जज की आगे क्वालिफिकेशन बता रहा है। बैंकिंग जज की क्वालिफिकेशन ये है वो एज अ डिस्ट्रिक्ट जज क्वालिफाइड हो, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट जज को उठा के लगाया जाएगा बैंकिंग कोड का जज को, और वो जो जज है वो 3 साल के लिए लगेगा। बैंकिंग कोड का जज 3 साल के लिए लगेगा। इसके आगे बैंकिंग कोड की वो बता रहा है इस्टेब्लिशमेंट के, अगर एक इलाके में एक से ज़ायद बैंकिंग कोर्ट है तो उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो डिटरमाइन करेगी। मिसाल के तौर पर फैसलाबाद है, एक बैंकिंग कोर्ट फैसलाबाद में, एक लाहौर में है, तो फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कि फैसलाबाद वाली जो बैंकिंग कोर्ट है वो फैसलाबाद के केसेस सुने और लाहौर वाली जो बैंकिंग कोर्ट है वो लाहौर के केसेस सुने। अगले 5वें पॉइंट पे कहता है कि बैंकिंग कोर्ट की सिटिंग कहाँ होगी, बैठेगी कहाँ? बैंकिंग कोर्ट उस जगह पे बैठेगी जहाँ फेडरल कोर्ट उसको ऑफिस बना दे, जगह बता दे। फिर आगे है कि इसकी सैलरी है या जो अलाउंस है वो फेडरल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी इसको कितना अलाउंस देना और इसको बैंक जज को कितना सैलरी देनी है। इसके अलावा एक और पॉइंट ये कि अगर बैंकिंग कोर्ट में से चाहे हाई कोर्ट चाहे तो एक बैंकिंग कोर्ट में से केस उठाकर किसी दूसरी बैंकिंग कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकती है। इसके अलावा जो 8वां पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एमिकस कुराए का। उसमें कि अगर बैंकिंग कोर्ट कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऐसी आ गई वो टेक्निकल है, जज को समझ नहीं आ रही, वो कहते हैं कि मुझे किसी एक्सपर्ट को हायर करना है जो आके हमें गाइड करे कि इसको हमने कैसे डील करना है, तो उसको बुला सकती है। उसके लिए क्राइटेरिया है कि उसने कम अज़ कम 10 साल किसी अच्छे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर हाई रैंक पे सर्व किया हो, या स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान में सर्व किया हो, या उसमें ये जो 3 डिग्री है इनमें से एक डिग्री हो। पहली डिग्री उसके पास या तो ये हो कॉमर्स की या अकाउंटेंट की डिग्री हो, या इकोनॉमिक्स की डिग्री हो, या वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हो, या उसने किसी अच्छे अदारे से बैंकर का कोर्स किया हो पाकिस्तान के अंदर, तो उसको एज ए एमिकस कुराए असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट बुला सकती है बैंकिंग कोर्ट। इसके अलावा 9th पॉइंट पे ये है कि अब जो बंदे को बुलाना है उसका जो अखराजात कौन देगा? उसका अखराजात एक पार्टी भी दे सकती है जिसका केस है, दोनों पार्टीज़ को भी जिस तरह अदालत चाहे डिटरमाइन कर सकती है।
10th नंबर पे है जो बैंकिंग कोर्ट का जज है वो साल में 4 बार क्वार्टरली जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है अपने सूबे का उसको बताएगा कि मेरे पास कितने केस आए, मैंने कितने केस को सुना, मैंने कितने केसेस का फैसला किया। तो ये क्या है, उसकी ड्यूटी है वो अपने चीफ जस्टिस को बताए। इसके अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रिजाइनेशन एंड रिमूवल ऑफ बैंकिंग कोर्ट जज। अच्छा, जो बैंकिंग कोर्ट का जज है अगर उसे रिज़ाइन देना है तो उसका सिंपल प्रोसीजर ये है, वो अपना रिज़ाइन अपने हैंड रिटन में लिखेगा बैंकिंग कोर्ट का जज, जो अंडर सब सेक्शन 5 बनता है, और वो किसको दे देगा, फेडरल गवर्नमेंट को देगा कि जनाब मैं अपनी जो है पोस्ट से रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो रिज़ाइन अब रिमूवल है, अगर तो हुकूमत चाहती है उसे रिमूव करना तो उसको रिमूव करने का तरीकाकार ये है कि उस सूबे का जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का उसके साथ कंसल्टेशन करेगी, फिर उसको फेडरल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है। अब 7वें नंबर पे है पावर्स के हैं, बैंकिंग कोर्ट बना दी, बैंकिंग कोर्ट के पास पावर्स क्या क्या है इसको अब हम देख लेते हैं। बैंकिंग कोर्ट के पास जो सबसे पहली पावर है वो सिविल कोर्ट की पावर है। अगर बैंकिंग कोर्ट कोई सिविल मुकदमा सुन रही होगी, अपनी सिविल ज्यूरिसडिक्शन को यूज़ कर रही होगी, तो उसके पास वही ताकत हासिल है जो सिविल कोर्ट के पास अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 हासिल है। 1908 सिविल प्रोसीजर कोड के तहत जो CPC के तहत जो सिविल कोर्ट को ताकत हासिल है वही ताकत हासिल है बैंकिंग कोर्ट को। अगर ये क्रिमिनल केस सुनेगी तो इसके पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत पावर हासिल है, जो एक सेशन कोर्ट को अपने पावर हासिल है, वही बैंकिंग कोर्ट को पावर हासिल है। इसके बाद बात ये करता है कि जो बैंकिंग कोर्ट है तब तक किसी केस को नहीं सुनेगी। बैंकिंग कोर्ट सो मोटो नहीं ले सकती, प्रोवाइडेड डेट में से ये लिखा है कि तब तक केस नहीं सुनेगी जब तक कोई हैंड रिटन में उसके पास केस ना आ जाए, और केस करने वाला बंदा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक से या किसी मुदारबा कंपनी से अथोराइज्ड हो कि वो केस कर सकता है किसी बंदे पे, तब तक बैंकिंग कोर्ट केस नहीं सुनेगी, कोग्निजेबल नहीं होगा, सुन नहीं सकती। दूसरे नंबर पे बैंकिंग कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर है। बैंक कोर्ट के पास पावर है कि जनाब जहाँ कहीं बैंकिंग कोर्ट के पास इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई प्रोसीजर वाजिया ना हो तो बैंकिंग कोर्ट क्या कर सकती है कि अगर तो सिविल में किस्म का मैटर है तो सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तहत काम चला सकती है। अगर सिविल नहीं है, जहाँ कहीं वो क्रिमिनल का केस सुनेगी तो वो क्रिमिनल प्रोसीजर को अपने सामने रखेगी, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के तहत उसके पास प्रोसीजर नहीं है। इसके बाद अगला जो उसके पास पावर है, उसके पास ये पावर हासिल है बैंकिंग कोर्ट के पास कि जितनी भी उसकी प्रोसीडिंग है बैंकिंग कोर्ट के अंदर है वो समझा जाएगा ऐसे ही जैसे वो जुडिशियल है। ये नहीं कि जनाब बैंकिंग कोर्ट जुडिशरी से हटके है। तो जो जितनी भी बैंकिंग कोर्ट की जो हो रही हैं प्रोसीडिंग्स को जुडिशियल, अब इसका मतलब मकसद क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई भी बंदा बैंकिंग कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे तौहीन अदालत समझा जाएगा, क्योंकि उसे अदालती कार्रवाई तस्वर किया जाएगा। अगली बात वो कर रहा है कि बैंकिंग कोर्ट के पास जो जो केस सुनने की पावर है इस ऑर्डिनेंस के तहत, उस केस को कोई भी कोर्ट, वो चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, वो कोई भी कोर्ट केस नहीं सुन सकती। अंडर जो रिस्ट्रिक्शन आगे में सबसेक्शन 5 में हम पढ़ेंगे उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी कोर्ट जो बैंकिंग कोर्ट के पास पावर हासिल है इस ऑर्डिनेंस में, जुरिस्डिक्शन है बैंकिंग कोर्ट की, कोई और वो चाहे सिविल हो या क्रिमिनल केस सुन नहीं सकती। अब हम देखते हैं किस किस केस में। हाँ, आगे बात है कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का राइट इन्फ्रिंज नहीं है। हाँ, अगर किसी लॉ ने फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक को ये राइट दिया है कि वो बैंकिंग कोर्ट के अलावा कहीं और जाके अपनी रेमेडी ले ले तो वो ले सकता है, उसको ये इजाज़त है। अब जो हमने अंडर सबसेक्शन 5 आगे ए में पढ़ा था कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंक है जो वो बैंकिंग कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में जाके रेमेडी ले सकता है अगर किसी लॉ ने उसे ऑथोराइज किया है, उसे अवेलेबल किया है ये रेमेडी। तो आगे बी में वो कहता है कि उस कोर्ट को फिर इस्तिस्ना हासिल है, वो कोर्ट लायबल नहीं है अंडर सबसेक्शन 4 के, उसकी ज्यूरिसडिक्शन फिर मुतासर नहीं होगी, वो फिर केस सुन सकती है क्योंकि लॉ ने उसे ऑथोराइज किया है। नंबर पे ये है कि जो हमारा पुराना एक्ट चल रहा था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1997, उसके तहत जो बैंकिंग कोर्ट बनी थी और केस जो चल रहे थे, अब जो ये नई हमारी कोर्ट बन गई है बैंकिंग कोर्ट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 के तहत, अब वो केस सुनेगी। जो पुराने केसेस थे वो सारे इधर ट्रांसफ़र हो गए हैं, अब वो इन केसेस को ऐसे सुनेगी जैसे उधर चल रहे थे। अब उधर से सारे केस इधर ट्रांसफ़र हो गए और उन पर फैसला भी यही सुनाएगी। और उसके बाद आगे 7वें नंबर पे है कि जितने भी केसेस ट्रांसफ़र हो गए हैं वो उस स्टेज से, मिसाल के तौर पर अगर वहाँ कोई केस इस स्टेज पे था कि वहाँ फ़ैसला होने वाला था तो ये फ़ैसला देगी।
अगर वहाँ कोई विटनेस की कोई गवाह थे, उनकी गवाहान को सुनना था, तो इस कोर्ट में भी गवाहान को सुना जाएगा। आगे हमारे पास है सेक्शन 8, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है। अभी हमारा सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 के अंदर वो बात करता है ऐसे केसेस की जिसके अंदर फैसला हो चुका है। अच्छा, फिनंशियल इंस्टीट्यूशन को ये इख्तियार दिया गया कि अगर कोई केसेस, मिसाल के तौर पर पॉलिटिशियंस ने या किसी अदारों ने इनसे कर्जा लिया था और वो सियासी तल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वो कर्जे माफ़ करवा लिए हैं, तो इनको ये इख्तियार दिया गया कि 5 साल के अंदर इन्होंने बैंकिंग कोर्ट के अंदर केस लेके आए और ये चीज़ साबित करें कि वो इन्होंने सियासी तौर पे माफ़ करवाया था, इन्होंने खुद माफ़ नहीं किए थे। सिंपल बात है, अगर वो सियासी तौर पे माफ़ हुए तो बैंकिंग कोर्ट ये फैसला करेगी कि वो जो कर्जा जात हैं जो माफ़ हुए थे, वो फिनांस हैं, वो वापस करें इन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। और अब जो ये केस है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे कर सकता है, बी पॉइंट में दूसरे पॉइंट वो बताया गया है। उसको करने के लिए ज़रूरी है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वो जो ये केस है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो अब ये पॉलिटिशियंस बेस पे जो कर्जे माफ़ करवाए थे उनके खिलाफ आ रहा है, तो इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूव्ड करना पड़ेगा। अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड करेंगे उस बैंक के, उस कंपनी के, तो ये केस हो सकता है। या अगर वो कंपनी पाकिस्तानी नहीं है, गैर मुल्की है, तो चीफ एग्जेक्टिव, जो एग्जेक्टिव है उस कंपनी का, वो उसे अप्रूव्ड करेगा केस का, तो वो केस हो सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।